आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। कॉल्ब्स ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या क्या बातें कही। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उन स्टेजेस के बारे में, या साइकिल के बारे में, या स्टेप्स के बारे में जो कॉल्ब ने अपनी थ्योरी में बताया है कि सीखने का एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, या क्या साइकिल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल की, कि कॉल्ब का जो अनुभवजन्य अध्ययन शैली मॉडल है, कि हम देखते हैं कि बच्चों का हर इंसान का अपना सीखने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो कॉल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल के बारे में क्या क्या बातें कही, और इन स्टाइल्स को, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल है, इनको मेजर करने के लिए जो इन्वेंट्री है, उसकी भी हम बात करेंगे, कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो कॉल्ब की थ्योरी है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इसके क्रिटिसिज्म की भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले अगर हम कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे कॉल्ब की क्या थ्योरी थी, तो देखिए, जब हम कॉल्ब की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या था? डेविड ए कॉल्ब। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय डेविड ए कॉल्ब। ही पब्लिश हिज आइडिया अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन 1984। कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जो उनका आइडिया था, उसको कब उन्होंने पब्लिश किया? 1984। दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ पीपल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। कि उनकी थ्योरी क्या बताती है कि लोग, स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखते हैं। इट प्रमोट्स डीपर लर्निंग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। जो इनकी थ्योरी है, एक किस चीज को प्रमोट करती है? डीपर लर्निंग को प्रमोट करती है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कॉल्ब, ह्यूमन लर्निंग डिपेंड्स ऑन थ्री बेसिस। की ह्यूमन की जो लर्निंग है, मानव का जो सीखना है, अधिगम है, तीन आधारों पर निर्भर करता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि ह्यूमन की जो लर्निंग है उसकी थ्री बेसिस हैं। ये थ्री बेसिस क्या हैं? पहला है जेनेटिक्स। जब हम पैदा होते हैं तो हमें बहुत सारे जो गुण होते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो एक तो हमारी लर्निंग पर इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए, हम हर रोज अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो दूसरा जो है लाइफ एक्सपीरियंस की इन्होंने बात की। और तीसरा इन्होंने बात की डिमांड ऑफ द करंट एनवायरनमेंट की। वर्तमान परिवेश की मांग क्या है, उसके आधार पर हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं, अलग अलग सोसाइटी है, विलेज में जाओगे तो वहाँ पर डिमांड अलग है, शहर में आओगे तो यहाँ पर डिमांड अलग है, अलग अलग सिटीज की अलग अलग अपनी डिमांड होती है। तो सीखना तीन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जेनेटिक्स, जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, पहला भूमिका उसकी होती है। और दूसरा, हमारी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे जो हम सीखते हैं। और तीसरा है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर क्या डिमांड है, उस हिसाब से लोग सीखते हैं, अपनी लर्निंग का एरिया डिसाइड करते हैं। तो अपनी थ्योरी में, अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में ही सजेस्ट फोर स्टेजेस, स्टेप्स, साइकिल एंड फोर स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें उन्होंने फोर स्टेप्स की बात की है। इसको आप लर्निंग साइकिल कह सकते हैं, लर्निंग स्टेजेस कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ फोर लर्निंग स्टाइल की भी बात की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉर्ब की जो थ्योरी है उसके फोर स्टेप्स या स्टेजेस क्या हैं, और इसके बाद हम लर्निंग स्टाइल की बात करेंगे। द स्टेजेस, साइकिल या स्टेप्स ऑफ कॉल्ब्स थ्योरी, की कॉल्ब के सिद्धांत के चरण या चक्र। तो जब हम बात करते हैं कॉल्ब के थ्योरी के जो स्टेप्स हैं, जो साइकिल हैं, तो इसमें हम क्या क्या चीजें बात करेंगे, हम क्या क्या चीजें जानेंगे। इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, और बच्चे या जो लर्नर्स होते हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करके चीजों को सीखते हैं। तो अब स्टेप्स क्या हैं उसको भी हम जान लेते हैं। द फोर स्टेजेस, साइकिल एंड स्टेप्स ऑफ कॉल्ब्स थ्योरी, की कॉल्ब के सिद्धांत के जो ये चार चरण है कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कंकरेंट एक्सपीरियंस, दूसरा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरा जो है अब्स्ट्रैक्ट
कंसेप्चुलाइजेशन और फोर्थ जो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो कॉल्म ने अपनी थ्योरी में A4 स्टेप्स बताए हैं, A4 स्टेजेस बताए हैं, या आप इसको लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं, कि जिनके आधार पर बच्चा चीज़ों को सीखता है। जो एक्सपीरियंस लर्निंग है वो बच्चे की होती है। तो सबसे पहले देखिए कंकरेंट एक्सपीरियंस। आप कोई भी चीज़ें सीखते हैं ना, तो आप उसको अच्छे से तभी सीखते हैं जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मान लो क्लास में, साइंस की क्लास में अगर हम बात करें, अगर टीचर बच्चों को वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रहा है, जल चक्र के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसको बच्चा तभी तो अच्छे से समझ सकता है जब उसने बारिश देखी हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, बच्चे ने नदी देखी हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, बच्चे ने समंदर देखा हो, उसका एक्सपीरियंस किया हो। तो सबसे पहले सीखने के लिए जरूरी है कंकरेंट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। और एक एग्जांपल आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मान लो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं आप तभी सॉल्व कर सकते हैं ना, सबसे पहले आपने मैथ्स की क्लास का एक्सपीरियंस आपने किया है, आप क्लास में बैठे हो, आपने देखा हो कि हाँ मैथ्स जो है आप टीचर किस तरह से करा रहा हो। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस करना जरूरी है। आप मान लो आप चाय बनाना सीखना चाहते हैं, तो चाय कैसी होती है आपको उसका एक्सपीरियंस करना जरूरी है, तभी आप उसको ठीक से बना पाएंगे। तो उन्होंने जो पहला स्टेप बताया है कंकरेंट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। द लर्नर कैन नॉट लर्न मेयर बाय रीडिंग और ऑब्जर्विंग, की शिक्षार्थी केवल पढ़कर या देखकर चीजों को नहीं सीख सकते। सीखने के लिए उसका एक्सपीरियंस करना भी जरूरी होता है। लर्निंग विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस स्टूडेंट लर्न इट थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। की अधिगम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक विद्यार्थी इसे स्व अनुभव से नहीं सीखता। टू लर्न ही नीड्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। की सीखने के लिए आपको लर्निंग प्रोसेस में भाग लेना जरूरी होगा, एक्सपीरियंस करना जरूरी होगा। तो इन दिस स्टेज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्न। की इस चरण में विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है और चीजों को सीखता है। आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो भाई आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना कि साइकिल होती कैसी है, आपको कैसे बैठना है, तभी तो आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। सिर्फ घर पर बैठे बैठे सिर्फ सोच कर आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस करना होगा आपको। आप पानी में तैरना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर पर बैठ के या ब्लैक बोर्ड पर नदी बना दी जाए तो उससे आप नहीं तैर सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको पानी का जो एक्सपीरियंस है आपको वो लेना पड़ेगा। तो सीखने के लिए जो पहला स्टेप क्या है, कंकरेंट एक्सपीरियंस। फिर दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इन दिस स्टेज लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने चीजों का एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जैसे मैथ्स की क्लास का मैंने एग्जांपल दिया कि आपने क्लास में गए, आपने क्लास को आपने एक्सपीरियंस किया चीज़ों को। चाय आपको सीखनी है तो सबसे पहले चाय कैसी होती है उसको आपने एक्सपीरियंस किया। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि चाय कैसे बनती है, जो बना रहा है आप उसको देख रहे हैं कि वो चाय कैसे बना रहा है, या जो एक्सपर्ट से आप उससे बात कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं। आपने साइकिल का एक्सपीरियंस किया, आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को देख रहे हैं कि वो साइकिल कैसे चला रहे हैं, कैसे हैंडल को घुमा रहे हैं, कैसे पैडल मार रहे हैं, और जो साइकिल चलाने वाला एक्सपर्ट है आप उससे पूछ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको तैरना सीखना है तो आपने चलो पानी को एक्सपीरियंस किया, फिर जो कोच हैं आप दूसरे को देखोगे कि वो किस तरह से पानी में तैर रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे पूछोगे कि पानी में किस तरह से तैरा जाता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि आप दूसरों को देख कर आप चीजों को सीख रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। तो इन दिस स्टेज लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट स्टेज में, इस चरण में शिक्षार्थी अपने पूर्व अनुभव पर विचार करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन फोकसेस ऑन सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, की चिंतनशील अवलोकन देखने और समझने पर केंद्रित है। इट इज ऑल्सो अ चांस टू सी ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे को देखना और एक दूसरे से सीखने का मौका है। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, पहले एक्सपीरियंस करना, फिर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर अब थर्ड स्टेज आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना। तो यहाँ पर कैसा कि मान लो आपको तैरना सीखना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पानी का एक्सपीरियंस किया, आपने स्विमिंग पूल को देखा, आपने नदी को देखा। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आपने बाकी लोगों को देखा कि किस तरह से वो तैर रहे हैं, आपने एक्सपर्ट से भी पूछा। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में आपने दोनों चीजें कर ली, उसके बाद आपने अपनी एक थ्योरी बनाई कि हाँ मुझे अगर तैरना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे अगर साइकिल चलाना है तो आपने ऑब्जर्व कर लिया चीज़ों को, सारी चीज़ें देख ली, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडल किस तरह से मारना है, किस तरह से हैंडल घुमाना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना कर रहे हैं, आप विचार मंथन कर रहे हैं कि अब मुझे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे सीखूंगा। तो दिस इज अ टाइम फॉर प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स फॉर सक्सेस, कि ये सफलता के लिए योजना बनाने और विचार मंथन करने का समय है। द लर्नर्स क्रिएट थ्योरीज टू एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस, की शिक्षार्थी अपने अनुभव को समझाने के लिए सिद्धांत बनाता है। इन दिस स्टेज द लर्नर्स गैदर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉस कंक्लूजन, की इस चरण में शिक्षार्थी जानकारी एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। अब जैसे मैथ्स का भी हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, अब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस स्टेप में क्या करेंगे, आप जो फॉर्मूलास है आप उसको देखोगे, आप अलग अलग जो सॉल्व क्वेश्चन है आप उनको देखोगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, किन फॉर्मूला से सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लर्नर्स गैदर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे, चीज़ों को समझ रहे हो, ताकि जब वो क्वेश्चन आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है, इनकम टैक्स का है, तो आप उसको सॉल्व कर सको। अब पानी में जब उतरो तो आप ठीक से तैर सको, आप जब साइकिल पे बैठो तो ठीक से साइकिल चला सको, और जब चाय बनाने के लिए आपको जब सारी चीज़ें पता चल गई कि मुझे क्या क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में मात्रा में डालनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना, कि अब मुझे जब इंप्लीमेंट करना होगा तो मुझे किस तरह से करना होगा। तो दिस स्टेज फोकसिस ऑन लर्निंग बाय थिंकिंग, की यह चरण सोच समझ कर सीखने पर केंद्रित है। तो अब ने आपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना कर ली, मानसिक रूप से तैयार हो गए, तो उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सक्रिय प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चाहे इनकम टैक्स फॉर्मूला आपको पता चल गया, अब क्वेश्चन है आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, साइकिल आप आपने बिल्कुल प्लानिंग कर ली कि किस तरह से चलाना है, अब साइकिल सामने आ गई, आप उसको चलाने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे चीज़ों को सीख गए। आप पानी में उतरे और आपने तैरने की जो प्रैक्टिस है लगातार करनी स्टार्ट कर दी, आपने जो भी सामग्री थी उसको लेकर आपने चाय को बना दिया। तो दिस इज द स्टेज ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लर्निंग, की यह अधिगम के सक्रिय प्रयोग का चरण है। एट दिस स्टेज द लर्नर्स एक्सपेरिमेंट विथ आइडियाज, की जो मेंटली उसका जो कंसेप्ट था अब उसको क्या कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है, तो इस तरह पर शिक्षार्थी विचारों के साथ प्रयोग करता है। दिस इज द टाइम व्हेन ही पुट्स हिज प्लान इनटू एक्शन, की वही समय है जब वो अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। ही अप्लाइज द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन टू टेस्ट हिज लर्निंग, की वो अपने अधिगम के परीक्षण हेतु नए अर्जित ज्ञान को विभिन्न स्थितियों में लागू कर सकता है। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, धीरे धीरे आप जो है बाइक चलाना सीख जाएंगे, आप कार चलाना सीख जाएंगे। इसी तरीके से आपने स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया, आप नदी में तैरेंगे, आप समंदर में तैरेंगे, आपने चाय बनाना सीख लिया तो आप दूध वाली भी बना लेंगे, आप ब्लैक टी भी बना लेंगे, आप कॉफ़ी भी बना लेंगे। तो इस तरह से एक जो नॉलेज है आपने अप्लाई किया, तो वही जो आप वहाँ से आपको जो नॉलेज मिलेगी आप उसको अलग अलग सिचुएशन में आप अप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉर्व की जो लर्निंग थ्योरी है, तो इनमें जो 4 स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं, आप इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं, और लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कॉल्व के जो लर्निंग जो स्टाइल्स हैं, अब हम उन स्टाइल्स की बात करते हैं। कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल, कॉल्व के अनुभवजन्य अधिगम शैली मॉडल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए, जब हम आप अपनी क्लास में देखिए, ठीक है, चाहे स्कूल्स में थे चाहे आप कॉलेज में थे, अलग अलग बच्चे होंगे, सबका अपना अलग अलग सीखने का तरीका है। कोई चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, किसी को सीखने में टाइम लगता है, कोई सुनकर ही सीख लेता है तो कोई देख कर सीखता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो जब तक पार्टिसिपेट ना करें, जब तक खुद से ना करें, चीज़ों को सीख नहीं पाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी का लर्निंग का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो कॉल्व ने अपनी एक्सपेरिंशियल लर्निंग स्टाइल मॉडल में इसी चीज़ का जिक्र किया है कि अलग अलग लोगों का जो लर्निंग स्टाइल होता है, तो उसी पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बात की है। तो कॉल्म ने क्या कहा, तो इनकी थ्योरी में कि कुछ विद्यार्थी चुपचाप पढ़कर सीखना पसंद करते हैं। हम अक्सर देखते हैं अपनी क्लास में देखते हैं कि सम लर्नर्स प्रीफर टू लर्न बाय रीडिंग साइलेंटली, कि कुछ चुपचाप पढ़कर सीखना पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं कर कर सीखना पसंद करते हैं। मतलब वो
चीज़ों को करते हैं, जब इन्वॉल्व होते हैं तभी चीज़ों को सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, सीखते सीखते ही उनको गुस्सा आने लगता है, कभी रोने लगते हैं, कभी गुस्से से चीखने लगते हैं अगर चीज़ों को नहीं कर पाते। तो इसलिए टीचर का काम क्या है, अगर टीचर चाहता है कि, क्योंकि क्लास में इस तरह की वैरायटी तो टीचर्स को मिलेगी, तो इसलिए अगर टीचर चाहता है कि क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, तो उसे क्लास में जो बच्चे हैं उनके लर्निंग स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों की लर्निंग स्टाइल को समझेगा तभी उस हिसाब से प्लान कर पाएगा और बच्चों को समझा पाएगा, सिखा पाएगा और क्लास में टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन लर्निंग, कॉल हैज डिस्कस्ड सम स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, की अधिगम की विभिन्नताओं के आधार पर कॉल्ब ने अधिगम की कुछ शैलियों पर, कुछ स्टाइल्स पर चर्चा की है। कॉल्स लर्निंग स्टाइल आर बेस्ड ऑन हिज फोर स्टेज लर्निंग साइकिल। तो हमने जो लर्निंग साइकिल की बात की थी, तो जो कॉल का जो लर्निंग स्टाइल है उन्हीं लर्निंग साइकिल पर या जो स्टेप्स हैं उसी पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू हिम डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, की उनके अनुसार अलग अलग लोगों की अलग अलग अधिगम शैलियां होती हैं। दीज आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट, की जो ये अलग अलग जो स्टाइल्स होते हैं बच्चे किस एनवायरनमेंट से आते हैं उस पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। देयर बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, की उनका जो मानसिक जो संज्ञानात्मक जो संरचना है, इन चीज़ों पर बच्चों की जो लर्निंग जो स्टाइल्स है वो डिपेंड करती है कि बच्चों का एनवायरनमेंट क्या है, बच्चे किस एनवायरनमेंट से आए हैं, उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या रहा है। क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट की बच्चे, जो शहर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर किसी का एजुकेशनल एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। उनका बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है जो जेनेटिक्स जो है उनको अपने माता पिता से मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम लर्निंग स्टाइल की बात कर रहे हैं ना, तो इस पर किस चीज़ का असर पड़ता है, जो लर्निंग साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्ब ने यही जो चीज कही है कि कॉल्ब्स लर्निंग स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन हिज फोर स्टेज लर्निंग साइकिल, की उनके जो चार चरणीय जो अधिगम चक्र है उसी पर आधारित। तो देखिए जब हमने फोर लर्निंग स्टेप्स की जो साइकिल की हमने बात की थी, तो क्या क्या थे। कंक्रीट एक्सपीरियंस था। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब सीखने के लिए चीज़ों का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, देख कर सीखना, दूसरों से बात करके सीखना। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मेंटली आप अपनी थ्योरीज को क्रिएट करें कि मुझे कैसे करना है। और अगर हम एई की बात करें, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की, कि जो आपने सीखा है मेंटली, आपने जो प्रिपेयर किया है उसको अप्लाई करना। तो जो लर्निंग स्टाइल्स की बात करें वो इसी से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। तो अब हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहले है लर्निंग स्टाइल, है डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। तो देखिए डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल, दो चीजों का यहाँ पे मिक्सअप हमें देखने को मिल रहा है। कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दोनों को मिलाकर क्या बना है, डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। फिर सेकंड जो है एसिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज क्या है, एसी, एसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसिडराइजेशन, एंड आरओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा अगर हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एसी एंड एई। एसी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एई का मतलब है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और लास्ट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ पर सीई, कंकरेंट एक्सपीरियंस, एंड एई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए जब आपने फोर स्टेप्स के बारे में जो पढ़ा था, तो उस अगर आपको वो पता है, और यहाँ पर अगर मान लो आ गया डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ पर आप सी और आर ओ, ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस और आरओ, दोनों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में भी हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल की बात करें, अब सारी अधिगम शैली, तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि लर्नर्स ऑफ दिस स्टाइल आर एबल टू सी कंकरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कंकरेंट एक्सपीरियंस की और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, तो कंकरेंट एक्सपीरियंस पे हमने क्या बात की थी कि बच्चा चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उसको क्या करे, उसको एक्सपीरियंस करे। और फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की चीज़ों को देखे, क्योंकि देखकर भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर जब लर्निंग स्टाइल की बात करें, तो यहाँ पर है कि कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को
एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, और दूसरा है इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं क्या कर रहे हैं, चीजों को देखकर सीख रहे हैं, चीजों को एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं। तो इस शैली के शिक्षार्थी मूर्त अनुभवों को अलग अलग नजरियों से देखने में सक्षम होते हैं। और जब हम डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, तो जो लर्नर्स हैं वे करने की बजाय देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है और इनकी कल्पना जो क्षमता है प्रबल होती है। Have a strong imagination. Learners of this style like to work in group and listen with an open mind। की इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और खुले दिमाग से चीजों को सुनना पसंद करते हैं। तो उनका कोई ऐसा फिक्स माइंड नहीं होता। लर्नर्स इन दिस स्टाइल आर इमोशनल एंड गुड एट आर्ट्स। की इस तरह के जो डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल के जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आर्ट्स में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल। तो इस स्टाइल के जो लर्नर होते हैं तो क्या क्या उनकी खासियत है, कि वो इमोशनल होते हैं, आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, उनकी इमेजिनेशन जो होती है स्ट्रांग होती है, वो करने की बजाय देखना पसंद करते हैं, देख कर सीखना पसंद करते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या है। फिर जब हम असिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज है। एसी, एसी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, और आरओ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर दो चीजें कि देखकर चीजों को सीखना और दूसरा विचार मंथन, सोचना समझना। तो इस तरह की जो लर्निंग स्टाइल है, इस तरह के जो लर्नर्स है, इस शैली के शिक्षार्थी व्यवहारिक प्रदर्शन की तुलना में स्पष्ट स्पष्टीकरण पसंद करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन आइडियाज एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, के वो विचारों और मूर्त अवधारणाओं में रुचि रखते हैं। वे विभिन्न विचारों को समेकित करते हैं और उन्हें सार्थक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और दिस लर्निंग स्टाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर करियर इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। की इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं उनका जो करियर है साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में उनके लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि जो एसिमुलेटिंग लर्निंग स्टाइल्स है, यहाँ पर जो इस तरह के जो लर्नर्स हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट उनका अच्छा होता है, ठीक है, आइडियाज। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो अपने विचारों को बहुत ही सार्थक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। और साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में उनका करियर अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, अभी सारी अधिगम शैली, तो यहाँ पर एसी और एई। एसी का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, और एई का मतलब है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब सोचना समझना और अप्लाई करना। तो लर्नर्स विद दिस स्टाइल आर ऑफन गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी। की इस शैली के जो शिक्षार्थी अक्सर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब एई एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, और दूसरा ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, कि जो थ्योरी वो बनाते हैं उसको अप्लाई करने में एक काफी इंटरेस्टेड होते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्नर्स आर इमोशनलेस। इस तरह के जो लर्नर्स हैं कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, वो इमोशनलेस होते हैं एंड टेक इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल टास्क। वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो इमोशनल नहीं होते, वो इमोशन लेस होते हैं, भाव शून्य होते हैं। दे यूज देयर एजुकेशन टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल इशू, के व्यवहारिक मुद्दे के समाधान खोजने के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं। ये समस्याओं के समाधान में बहुत ही कुशल होते हैं, इस तरह के कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल, इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर कंकरेंट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे दो चीज है, एक्सपीरियंस करना और उसको अप्लाई करना। तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये दो चीजें नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरह के जो लर्नर्स हैं वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है। इस दृष्टिकोण के तहत शिक्षार्थी चीजों को व्यवहारिक रूप से करना पसंद करते हैं और वे मूर्त अनुभव और सक्रिय प्रयोग पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए तो हम सी एंड ए की बात कर रहे हैं। दे आर टू सॉल्व प्रॉब्लम विद देयर इंस्टीट्यूशन रेदर देन लॉजिक। की वे तर्क के बजाय अपने अंतर्ज्ञान से समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं, तर्क नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ पर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन नहीं है, वो तर्क नहीं करते, वे दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। दे रियली ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ऑन एनालिसिस। वे अपना विश्लेषण करने की बजाय दूसरों की जानकारी पे भरोसा करते हैं। तो इस तरह से अकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल को
ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं, ये किस पे बेस हैं? जो कॉल्ब की जो लर्निंग साइकिल है या जो स्टेप्स हैं उसी पर ये आधारित है। कॉल्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। तो देखिए, कॉल्स की जो लर्निंग स्टाइल है उसके बारे में तो आप जान चुके हो कि अलग अलग लर्नर्स होते हैं, सबकी अपनी लर्निंग स्टाइल्स होती है। तो ये इन्वेंटरी क्या है? एक टूल है जिससे जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल का पता चलता है। तो देखिए, जब लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा तो इसका तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर उसको टीचर्स को अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा तो टीचर्स को प्लान करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी रहेगी। वो क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो कॉल्व की लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। एवरी लर्नर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, की प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने का अपना अलग तरीका होता है। दिस इन्वेंट्री डिस्क्राइब लर्नर वे ऑफ लर्निंग, की इन्वेंट्री शिक्षार्थियों के सीखने के तरीके का वर्णन करती है। दिस इन्वेंट्री सर्व्स टू एक्सप्लेन द वेज इन विच यू प्रिफर टू लर्न, की ये इन्वेंट्री उन तरीकों की व्याख्या करने का काम करती है जिनसे आप या जो लर्नर्स हैं सीखना पसंद करते हैं। तो कॉल्स एलएसआई, एलएसआई मतलब क्या है इसका? लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री इज अ ग्रेट टूल टू फाइंड आउट द लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, की कॉल्ब की जो लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री है विद्यार्थियों की अधिगम शैली का पता लगाने का एक महान उपकरण है। ये विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली को निर्धारित करने का एक मूल्यांकन उपकरण है, एक इवैल्यूएशन टूल है। इट हेल्प्स इन असेसिंग द यूनिक लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, कि शिक्षार्थियों की जो अद्वितीय अधिगम शैली उसका आकलन करने में मदद करती है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, कि ये जो लर्नर्स हैं उनके आत्म अन्वेषण, आत्म समझ और आत्म विकास के लिए बहुत जरूरी है। इट डिस्क्राइब हाउ अ लर्नर्स इज प्रोग्रेसिव ऑन डे टू डे बेसिस, की वर्णन करता है कि एक शिक्षार्थी दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे प्रगति कर रहा है या कैसे प्रगति करता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कॉल्ब की जो लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री क्या एक टूल है जो इस चीज का पता लगाता है कि जो अलग अलग लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है। और इसका हेल्प किसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है? जो टीचर्स हैं उनको अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी लर्निंग स्टाइल का पता लगेगा तभी तो उनको अच्छे से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जहाँ बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखे। तो कॉल्स लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी ईयर, की काफ़ी सालों से इसका प्रयोग होता आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वेश्चनियर, कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्वेश्चनियर है। नोविंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स हेल्प टीचर डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि शिक्षार्थियों को अधिगम शैली को जानने से मतलब जो बच्चे हैं उनकी अधिगम शैली अगर पता चलेगी तो शिक्षक उसी हिसाब से प्लान करेगा, उसी हिसाब से क्लास में जो पढ़ाना होगा, जो समझाना होगा उसको डिजाइन करेगा। द प्रेफरेंसेस ऑफ लर्नर्स लर्निंग स्टाइल मेक्स लर्निंग इफेक्टिव, की शिक्षार्थियों की अधिगम शैली की प्राथमिकता अधिगम को प्रभावशाली बनाती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कॉल्ब लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री क्या एक टूल है जिससे जो अलग अलग जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग स्टाइल्स का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कॉल्ब की जो थ्योरी है उसके इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, उसके निहितार्थ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉल्स थ्योरी फॉर द टीचर एजुकेटर, जो टीचर एजुकेटर है उनके लिए इसका क्या उपयोग है, उनके लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जो स्टूडेंट टीचर हैं, स्टूडेंट टीचर मतलब जैसे आप सब जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप सबको हम क्या कहते हैं? पीपल टीचर कहते हैं, स्टूडेंट टीचर कहते हैं। तो आपके लिए इसकी क्या यूजफुलनेस है। फिर हम बात करेंगे जो स्कूल टीचर हैं, जब आप स्कूल में जाओगे, आप स्कूल में पढ़ाओगे तो जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए इसका क्या यूज है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, आईएएससी हो गया, इसके अलावा एनसीटी हो गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उनके लिए इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीचर एजुकेटर्स के लिए, टीचर एजुकेटर्स मतलब जो आप सबको पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या यूज है। टू अपडेट दैम सेल्फ फॉर प्रिपेयरिंग स्कूल टीचर्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, की विद्यालय शिक्षकों को सही परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के लिए खुद को अपडेट करना। दूसरा, टू सेटअप देयर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब्स एंड सब्जेक्ट रूम, की अपनी प्रायोगिक शिक्षण प्रयोगशालाएं और विषय कक्ष उसको स्थापित करना। इसके अलावा टू फर्निश देयर लाइब्रेरीज विद द रिलेवेंट लिटरेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की
जो कॉलेज में जो पुस्तकालय हैं, जो लाइब्रेरी है, उसको अपडेट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो मटेरियल हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कंटेंट है, इस तरह की जो पुस्तकें वहाँ पर रखना। तो यहाँ पर टीचर एजुकेटर्स मतलब आप सबके जो टीचर्स हैं, आप सबका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि कॉल्स की जो लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपने इंस्टीट्यूट को अपडेट कर सकेंगे, टीचर्स खुद को, जो टीचर एजुकेटर हैं, खुद को अप टू डेट कर सकेंगे, ताकि आप सबको ठीक से पढ़ा सकें। और आप सब जब स्कूल में जाओ तो इस तरह की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, इसको अपनी क्लासरूम में आप इसको यूज कर सकें। फिर अगर हम स्टूडेंट टीचर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर मतलब आप सब, तो अपडेटिंग देमसेल्फ एज अ फ्यूचर फैसिलिटेटर, कि भविष्य के सुविधा प्रदाताओं के रूप में स्वयं को आप तैयार करते हैं, तभी तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिसिंग एज फैसिलिटेटर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइडिंग स्कूल, की अनुभव शिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालयों में सुविधा प्रदाता के रूप में अभ्यास करना। मतलब क्या है कि जब आपका इंटर्नशिप होगा, तो इंटर्नशिप में भी अगर आपको इस तरह का स्कूल मिले, इस तरह के स्कूल में पढ़ाने के लिए मिले, जहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो ये थ्योरी है, इस तरह का जो कंसेप्ट है, फॉलो किया जाता है, तो आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरलाइजिंग द फीडबैक गिवन बाय द टीचर एजुकेटर्स, या मैथोलॉजी जो स्पेशलिस्ट हैं, आपके जो पैडागोजी के टीचर्स हैं, तो उनके द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं देती हैं, तो उनको भी अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो रिलेटेड पैडागोजी है उसमें आप अच्छे से पढ़ा सकें, चीज़ों को समझा सकें, सिखा सकें। फिर जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, टू ट्रांजेक्ट द कोर्स कंटेंट थ्रू द मोड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, जानेंगे, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जो उनका कंटेंट है, उनका टॉपिक बच्चों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। इसके अलावा टू इक्विप द लैब्स क्लासरूम एंड रिसोर्स सेंटर विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग मटेरियल्स की, जो चाहे हम प्रयोगशाला की बात करें, हम क्लासेस की बात करें, हम रिसोर्स सेंटर की बात करें, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल है उससे उसको इक्विप कर सकेंगे। टू प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर की क्लास में, अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चों को अगर आप देंगे करके सीखने की, तो आप का जो रोल होगा किसका होगा, एक फैसिलिटेटर का होगा। तो क्लास में इस तरह का रोल प्ले करना। टू अपडेट दैमसेल्फ विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग रिलेटेड डेवलपमेंट्स की, अनुभवजन्य अधिगम संबंधी विकास के साथ खुद को अपडेट करना, नवीनतम बनाना। और अगर हम टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो देखिए, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन सर्विस का मतलब है कि जो ऑलरेडी स्कूल्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एससीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीटी की बात करें, आईएएससी की बात करें, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कोर्सेज चलाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज चलाते हैं, ताकि टीचर्स की जो नॉलेज है उसको अप टू डेट किया जा सके। तो अपडेटिंग द फैकल्टी अबाउट वेरियस इशू ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करना। इसके अलावा जो अलग अलग स्कूल्स में जो टीचर हैं, कॉलेज में टीचर हैं, टाइम टू टाइम उनके लिए जो वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज करना, और उनको इन चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को जान लिया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। अब जहाँ पर प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी होती है। तो इसकी अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो इस एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू डूइंग एक्टिविटीज मेनली। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा, यहाँ पर किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ही फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इट्स मॉडल एंड स्टाइल टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट की, इसके मॉडल और शैलियों को, जैसे हम बात करें, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है। तो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है, हर चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं बताई जा सकती, नहीं सिखाई जा सकती, तो इसको थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है उस पर लागू करना बहुत मुश्किल है। लेस रिलेवेंट इन एडवांस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी की, आज के टाइम में अगर देखते हैं तो इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, क्योंकि आजकल तो बच्चे सिर्फ फ़ोन में, एक बार आपने गूगल में चीज़ों को डाला, आपको सारी चीज़ें, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको इजीली आपको चीज़ों में के बारे में पता चल जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो और यहाँ पर बात करें तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता कम है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अब सेकंड में ही पता चल जाती हैं। इसके अलावा इग्नोरिंग डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट की, देखिए, जब हम कॉल की बात करते हैं, तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वहाँ क्या सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है।
दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। बच्चा उस हिसाब से सीखता है, तो इसको अलग अलग जो सोशल कल्चर जो हम देखते हैं, सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पर इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉल्म ने जो चीज़ें कही थी वो अपने वहाँ के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, वहाँ के बच्चों के हिसाब से कही थी, लेकिन इसको अलग अलग सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय अधिक लगता है। तो एक इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉर्प्स की जो थ्योरीज है उसके बारे में जाना, उनकी क्या लर्निंग स्टाइल्स हैं उसके बारे में जाना, स्टेप्स के बारे में हमने जाना, और हमने बात की इन्वेंट्री की बात की, और हमने जाना कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इसके जो क्रिटिसिज्म है उस पर भी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले की वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की बात की, जिसमें हमने उनके लर्निंग साइकिल और लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल की बात करेंगे कि काइसर का इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, और इसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्टेप ऑफ द काइसर्स मॉडल, कि काइसर का जो मॉडल है इसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जिनका जो मॉडल है उसके फीचर्स की बात करेंगे। फिर हम कंपेटेबिलिटी की बात करेंगे, और लास्ट में हम अप्रेजल की बात करेंगे कि इनका जो मॉडल है उसकी क्या उनके एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले अगर हम काइसर्स के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें, तो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पामेला एम काइसर इन 1998, कि यह मॉडल 1998 में पामेला एम काइसर द्वारा विकसित किया गया था। दिस मॉडल इनेबल्स द स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली, कि यह मॉडल विद्यार्थियों को विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाता है। काइसर यूजेस द टर्म फील्ड एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की काइसर ने अपने इस मॉडल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जगह कौन सा शब्द यूज किया है, फील्ड एक्सपीरियंस। तो देखिए, जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे या हम फील्ड एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे बच्चा खुद से चीज़ों को कर रहा है और खुद से चीज़ों को सीख रहा है। सी स्ट्रांगली बिलीव्स दैट फील्ड एक्सपीरियंस improves द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग, की फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो, चाहे हम लर्निंग की क्वांटिटी की बात करें चाहे हम क्वालिटी की बात करें, दोनों को ही इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब बच्चा खुद से चीज़ों को करता है, खुद से चीज़ों को सीखता है, तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लर्निंग है, ये भी इम्प्रूव होगी, और बच्चे की अच्छी समझ भी होती है, वो अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लर्निंग, तो इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात की है। किसने की है? काइसन ने। किसमें की है? अपने इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल में उन्होंने बात कही है। इट इज अ सिक्स स्टेप साइक्लिक प्रोसेस, की है एक छह चरणीय चक्रीय प्रक्रिया है। दिस इनेबल्स द लर्नर टू लर्न मोर कंटेंट विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, किया शिक्षार्थी को स्पष्ट समझ के साथ अधिक सामग्री सीखने में सक्षम बनाता है। जहाँ पर इससे पहले जो हमने बात की थी कि चाहे हम लर्निंग की क्वांटिटी की बात करें चाहे हम क्वालिटी की बात करें, दोनों ही इंप्रूव हो रही है। तो उसी से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि दिस इनेबल्स द लर्नर टू लर्न मोर, की ये लर्नर को इस योग्य बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को सीख सके विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ के साथ। तो दिस मॉडल मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू गेन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, की जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके, जो सही नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचे। तो टू गेन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली ऑन द एक्सपीरियंस, की जो चाहे हम लर्निंग की बात करें, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, तो उसके बारे में ठीक से सोच सके, अपनी जो विचार है उसको सही से प्रकट कर सके। तो यह मॉडल विद्यार्थियों को प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करने, अनुभव पर सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित रूप से सोचने और प्रतिबिंबित करने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि सिक्स स्टेप्स कौन से हैं।
तो सबसे पहले आप इन स्टेप्स को देखिए, फिर एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस, की मूर्त अनुभव से वस्तुनिष्ठ जो डेटा है उसको इकट्ठा करना। वस्तुनिष्ठ डेटा मतलब कौन सा डेटा? जो बिल्कुल फैक्ट के साथ हो, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, जो बिल्कुल प्योर डाटा हो। रिफ्लेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट नॉलेज, एग्जामिन डिसनेंस, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग एंड डेवलपिंग अ प्लान। तो इनकी 6 स्टेप्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के या फील्ड एक्सपीरियंस के। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस की। इसमें क्या है कि कंकरेंट एक्सपीरियंस के माध्यम से जो डाटा है उसको इकट्ठा करना। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं जो इनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो स्टेप हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टूडेंट अंडर दिस मॉडल स्टार्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, की इस मॉडल के तहत विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सीखना शुरू करता है। कैसे शुरू कर रहा है? थ्रू एक्सपीरियंस। स्टूडेंट कैन बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर इन दिस लर्निंग प्रोसेस। की इस लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो या तो स्टूडेंट दो तरीके से एक्सपीरियंस ले सकता है। या तो एक ऑब्जर्वर की तरह, जैसे क्लास चलती है और बच्चा उसको क्लास में बैठकर देखता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो या तो ऑब्जर्वर हो सकता है। दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेंट, या तो क्लास में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसकी पूरी इंगेजमेंट हो। तो यहाँ पर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है दो तरीके से हो सकता है, या तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे या तो एक ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देख सकता है। दे कंटिन्यू देयर रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस टिल दे रीच द मास्टरी लेवल। वे अपने संबंधित अनुभव, कौन से अनुभव? लर्निंग जो एक्सपीरियंस है तब तक जारी रखता है जब तक चीजों उसको ठीक से समझ में नहीं आ जाती। द पर्पज इज परफेक्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसका उद्देश्य क्या है? अनुभव के माध्यम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करना। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे आप अपने बीएड की क्लास में जाते हैं, आपको फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। आपने जब फर्स्ट टाइम क्लास में गए होंगे, स्टार्टिंग में फिलॉसफी या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो आप क्लास में गए और आपने देखा क्लास में जो टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने दो ही चीज़ की होगी। या तो आप एक ऑब्जर्वर की तरह क्लास में बैठकर आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया होगा, या तो आपने क्लास में आपका भी पूरा पार्टिसिपेशन रहा होगा। आपने भी टीचर्स के क्वेश्चन जो होंगे उसका आंसर दिया होगा, या आपने क्वेश्चन आपने पूछे होंगे। तो यहाँ पर आप इसको अपनी क्लास से भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या तो आप ऑब्जर्वर की तरह क्लास में बैठ रहे हैं, सामने चीज़ों को देख रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको समझ रहे हैं, या तो आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो कंकरेंट एक्सपीरियंस है, जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्टेप में तो हमने बात की कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है, या तो आप ऑब्जर्वर की तरह हैं या आप एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह हैं। इन दोनों के ही माध्यम से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है? कि हम अक्सर देखते हैं ना कि आप शीशे पे अगर आप टॉर्च मारो तो उसकी रोशनी वापस पीछे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अब आपने जो चीजें सीखी है, ठीक है, आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, आपने क्या सीखा है? तो ये चीज, इस चीज को रिफ्लेक्ट करना कि आपने क्या सीखा है, आपकी क्या लर्निंग रही है। तो अंडर दिस स्टेज द लर्नर रिव्यू हिज ऑन एक्सपीरियंस, कि इस चरण के अंतर्गत शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनुभव की समीक्षा करता है। कि आपने फिलोसफी की क्लास अटेंड की, वहां पर लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास आपने अटेंड की, वहां पे आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। तो अब इस लर्निंग एक्सपीरियंस से इस स्टेप में बात करें तो आपने सीखा क्या, आपकी अपनी लर्निंग क्या रही है। आपने अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा है, तो उनसे आपने क्या सीखा। आपने अलग अलग फिलोसफी के बारे में पढ़ा है, उससे आपने क्या सीखा। तो अंडर दिस स्टेज लर्नर रिव्यू हिज ऑन एक्सपीरियंस के इस चरण के अंतर्गत शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनुभव की समीक्षा करता है। हाउ डज दिस सिचुएशन अफेक्ट माई ऑन वैल्यूज, की इस स्थिति ने मेरे अपने मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित किया। फिलोसफी को सीखने के बाद, फिलोसफी को सीखने से पहले मेरा एटीट्यूड कैसा था, और सीखने के बाद मेरे अपने वैल्यूज और मेरे अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस आया। वोट फीलिंग एंड थॉट द दिस एक्सपीरियंस अवॉक इन मी, कि यह अनुभव मुझ में कौन सी भावनाएं और विचार उत्पन्न करता है, मेरे में क्या नई चीजें आई हैं साइकोलॉजी को या फिलोसफी को समझकर, इसको सीख कर। हाउ डू आई इवेलुएट माई इफेक्टिवनेस इन दिस एक्सपीरियंस, कि मैं इस अनुभव से अपनी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करूं। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग की बात करें, चलो आपका मान लो फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में जो जो चीजें सीखी,
तो उस सीखने के बाद उससे आप में क्या चेंजेस आए, आपके आप में क्या परिवर्तन आया है, तो इस चीज की समीक्षा करना। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें रिफ्लेक्टिंग की, आपने जो चीजें सीखी है तो आपने क्या सीखा है, उससे आप में क्या चेंजेस आए, आपके वैल्यूज में क्या चेंजेस आए, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, सेकंड स्टेप में है कि आपने उससे क्या सीखा, और थर्ड अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट नॉलेज, तो दिस स्टेप बिल्ड्स ऑन द नॉलेज द लर्नर हैज गेन्ड इन द फर्स्ट टू स्टेप्स, की यह कदम शिक्षार्थी को पहले दो चरणों से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाता है। द लर्नर्स ट्राई टू कंसोलिडेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, की शिक्षार्थी तथ्यात्मक जानकारी को मजबूत करने का प्रयास करता है। शिक्षार्थी अनुभव को याद करता है जो उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में लिया है, और सैद्धांतिक रूप से इसकी अवधारणा बनाता है। तो इन दिस स्टेज स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग द रियल वैल्यू एंड पावर नॉलेज, कि इस चरण में विद्यार्थी ज्ञान के वास्तविक मूल्य और शक्ति को सीखना शुरू करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो फर्स्ट स्टेप में हमने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब थर्ड स्टेप जो है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से जो हमें नॉलेज मिली है, अब उसको मजबूत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिर से एक एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने फिलोसफी को पढ़ा, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब थर्ड स्टेज में आप क्या कर रहे हैं कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको अब किस तरह से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो किस तरह से चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम फिलोसफी की बात करें, तो इससे जो आपकी नॉलेज है किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। अभी तो आपको, जब आपने फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उस टाइम तो लगता होगा यार क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप में स्कूल्स में जाएंगे, जब आप बीएड के बाद क्लास में जाएंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा तो इसमें जो रिलेवेंट नॉलेज क्या है जो आपके काम आएगी। फिलोसफी आपको बताएगा कि अलग अलग क्लासरूम में किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किन तरीकों से पढ़ाना है। तो साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट से आप जानेंगे कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो माइंड है, उनका जो लेवल है, उसको ध्यान में रखकर किस तरह से बच्चों को समझाना है, किस तरह से चीजों को सिखाना है। तो इस तरह से जो ये थर्ड जो हम स्टेप की बात करें, आइडेंटिफाई रिलेवेंट नॉलेज, की जो भी आपने सीखा फर्स्ट स्टेप में, जो भी आपने समझा सेकेंड स्टेप में, उसको किस तरह से, उसमें से रिलेवेंट नॉलेज क्या है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप इसको कैसे यूज करोगे, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे उस नॉलेज को। आपने एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने सोशल साइंस पढ़ा, ठीक है, आपने सोशल साइंस जो है आपने उसको पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया। सेकंड स्टेप में आपने जाना कि किस तरह से वो जो नॉलेज है, आपने सोशल साइंस को पढ़कर आपके अपने वैल्यूज में, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया। और थर्ड स्टेप में कि जो भी नॉलेज मिली, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, उसका रिलेवेंट जो नॉलेज है कौन कौन सी है, और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज करोगे। इसी तरह से जो फिलोसफी साइकोलॉजी है, उसको आप अपनी क्लासरूम में वर्तमान समय में उसको आप कैसे यूज करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में जब हम पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप्स को पूरा करते हुए, अब यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जब भी हम कुछ चीजें सीखते हैं, हम कुछ चीजें जानते हैं, तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट आता है। हम अक्सर, हमें लगता है ना कि यार पढ़ा हमने कुछ और, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस कुछ और रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं कि बुक्स कुछ और कहती है, हमारा अपना एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। फिलॉसफी कहती है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आओ, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी कहती है जब आप नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दो। तो जब बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दो, बच्चों को कुछ मत बोलो, टीचर का काम सिर्फ क्या है, एक फ्रेंड का है। तो फिर जब हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें चीजें समझ में आती है कि यार नहीं, हम अपने क्लास में देखते हैं तो बच्चे बहुत शैतानी करते थे, बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अलग था। कुछ बच्चे तो क्लास में आके सबसे मारपीट करते थे। अगर ऐसे बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दे, ऐसे बच्चों को टीचर कुछ ना बोले, तो ये तो बच्चे पूरे क्लास का माहौल खराब कर देंगे। तो इन पर तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी जरूरी है। तो उनके लिए तो थोड़े से जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, क्लास में पढ़ने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है कि जब हमने इंफॉर्मेशन जो हमें मिली बुक से, अपने स्कूल से, कॉलेज से, अलग अलग सब्जेक्ट से, और जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे, दोनों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो भाई करे क्या। तो डिसोनेंस मीन्स द कॉन्फ्लिक्ट व्यूज, की असंगति का अर्थ है परस्पर विरोधी विचार। अनुभव प्राप्त करने के बाद और सीखे गए विषय और इसकी अवधारणा पर विचार करने के बाद कुछ असंगति दिखाई देती है। तो इसकी भी कुछ अलग अलग चीजें इन्होंने बताई है, जैसे
विभिन्न सिद्धांतों में मतभेद के कारण बौद्धिक असंगति, व्यक्तिगत अनुभव से भिन्न निष्कर्ष, किसी घटना के बारे में शिक्षार्थी की पिछली धारणा और नए अनुभव से उत्पन्न धारणा में अंतर। पहले हमें जो धारणा थी फिलोसफी पढ़ने से पहले कि चलो बच्चों को सिखाना है समझाना है तो भाई डांटना धमकाना जरूरी है, पनिशमेंट थोड़ा बहुत बच्चों को देना जरूरी है। लेकिन जब हमने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, नेचुरलिज्म पढ़ा, तो हमें पता चला कि नहीं, बच्चों को पूरी फ्रीडम दे रहे हो तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर पूरी फ्रीडम दे देंगे तो बच्चे सीखेगा कैसे? अक्सर बहुत बार ये होता है कि क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल प्यार से पेश आना है, उनकी तरह एक फ्रेंड की तरह पेश आना है, बिल्कुल उनको फ्रीडम देनी है, उनको डांटना धमकाना नहीं है। लेकिन जब हम क्लास में रियल सिचुएशन में जाते हैं तो वहां पे लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत डांटना और धमकाना जरूरी है, तभी तो बच्चे थोड़े कंट्रोल में आएंगे। क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन होगा तभी तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो हमने पढ़ा और जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, दोनों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो इस असंगति को दूर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कैसे दूर किया जाए? तो हमें एक बीच का एक स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि ठीक है, अलग अलग फिलोसफी हमने पढ़ी, तो जरूरी ये नहीं कि हम सिर्फ नेचुरलिज्म को ही अपनाएं फॉलो करें। सारी फिलोसफी को हम देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, और सीखी गई चीजों को हम किस तरह से अपनी क्लासरूम में लागू करके किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इस स्टेप में क्या काम किया जाता है कि जो इस तरह से जो डिसोनेंस होता है, जो असंगति होती है, उसको दूर किया जाता है, ताकि हम हमें हमको एक सही नॉलेज मिल सके, एक सही ज्ञान मिल सके। फिर स्टेप की अगर बात करें, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग, ठीक है, स्पष्ट सीखना। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कह तो देते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाए कि ठीक है तुम्हें सब कुछ आता है तो बताइए तुमने अभी तक क्या सीखा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं, डर जाते हैं। तो आप सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आप बता सकते हैं, अगर आपने सीखा ही नहीं होगा, आपने समझा ही नहीं होगा, तो आप बताएंगे कैसे? तो जब हम इस स्टेप पे आते हैं, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग, स्पष्ट सीखना, तो इस स्टेप पे आके बच्चों की जो लर्निंग है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मजबूत कैसे होती है? देखिए, फर्स्ट स्टेप में बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, तो वहां पर बच्चों ने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, तो सेकेंड स्टेप में आते हैं कि उस लर्निंग एक्सपीरियंस से बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे इस चीज को रिव्यू करते हैं, इस चीज की समीक्षा करते हैं। थर्ड स्टेप में आते हैं तो जो चीजें सीखी हैं बच्चों ने, उसको किस तरह से आज के टाइम में यूज कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में जब बच्चे आते हैं, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में मतलब लर्निंग से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उसमें सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, ताकि आपके पास एक स्पष्ट नॉलेज मिले। फिर स्टेप नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक स्पष्ट ज्ञान हो। ठीक है, हम सिंपल से एक एग्जांपल है, जैसे देखते हैं, अगर आपको चाय पीनी है तो सीधा आप पतीली से चाय आप गिलास में नहीं डालते, कप में नहीं डालते, आप उसको छन्नी से छानते हैं। तो इस तरह से जो हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो मतलब लर्निंग से रिलेटेड जो भी विसंगति है, कोई भी डाउट है, कोई भी इस तरह की जो समस्या है, तो उसको उसका समाधान का प्रयास किया जाता है। ठीक है, हो फिफ्थ स्टेप में आते आते बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है, बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि जो भी बच्चे ने सीखा है, ठीक है, जो भी बच्चे ने समझा है, उसको सही से एक्सप्लेन कर सकें, चाहे लिख कर चाहे बोलकर। तो दिस स्टेप फर्दर स्ट्रेंथन द लर्नर्स लर्निंग, की यह कदम शिक्षार्थी के अधिगम को और मजबूत करता है। दिस स्टेज एनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर लर्निंग इन क्लियर वर्ड्स, की यह चरण विद्यार्थियों को अपनी सीख को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो स्थिर हो जाती है। लास्ट अगर हम स्टेप की बात करें, इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है, डेवलपिंग अ प्लान, एक योजना विकसित करना। तो इस मॉडल के अंतिम चरण में शिक्षार्थी ने जो सीखा है उस पर मजबूत पकड़ बना लेता है, और जब मजबूत पकड़ बना लेता है तो ही शी गेट्स रेडी टू लर्न अ न्यू सब्जेक्ट, कि वह नए विषय को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, और नए विषय को सीखने के लिए फिर से प्लान डेवलप करता है, और फिर से इन 6 स्टेप्स को फिर से फॉलो करते हुए नई चीजों को सीखता है। तो he again reaches the first stage of the cyclical process. तो thus a new cyclic process begin integrating relevant previous learning। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो लर्निंग साइकिल है, कि बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 स्टेप्स आके जब उसकी लर्निंग मजबूत हो जाती है, तो फिर से फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है, फिर से नए एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। तो ये इनके थे, काइजर की बात करें तो इनके 6 स्टेप्स थे लर्निंग के। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें,
ठीक है, इनकी विशेषताओं की बात करें, द इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल इज अ 6 स्टेप साइक्लिकल प्रोसेस। तो ये आपको समझ में आ गया। इच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज सेट आउट टू गेन नॉलेज की, इसमें हम देखते हैं प्रत्येक चरण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है कि फर्स्ट स्टेज पे लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो दूसरे पे चीजों को समझ रहा है, तीसरे पे यूटिलाइज कर रहा है, चौथे पे जो भी विसंगति है, ठीक है, जो भी डिसोनेंस है, जो भी डाउट है वहां पे वो क्लियर हो रहा है। फोर्थ स्टेप पे आते आते जो भी बच्चे ने सीखा है उसको स्पष्ट तरीके से बता पा रहा है। फिर सिक्स स्टेज पे आते आते उसकी लर्निंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, और फिर से नेक्स्ट फिर से फर्स्ट स्टेज पे आकर फिर से एक प्लान डेवलप करता है ताकि फिर से जो नया एक्सपीरियंस है बच्चा ले। तो इट स्टार्ट विथ इनिशियल एक्सपीरियंस की, यहाँ पर इनिशियल एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है एंड मूव टुवर्ड हायर लेवल ऑफ नॉलेज की, यह प्रारंभिक अनुभव से शुरू होता है और उच्च स्तर के ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में जो आपको पता होता है वहां से स्टार्ट की जाती है, और लास्ट में आप सिक्स स्टेज, फिफ्थ सिक्स स्टेज तक आते आते जो आपको नहीं पता होता वो भी धीरे धीरे आप उसके बारे में भी जान जाते हैं। तो ये मॉडल ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल तथा तक शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है। स्टार्टिंग होती है लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आप चीजों को जानते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जानना, समझना, यूज करना, डाउट्स क्लियर करना, ठीक है, एक क्लियर नॉलेज आपको मिलना। तो इस तरह से जो है सरल से जटिल की ओर ये आगे बढ़ता है। इसके अलावा इट मूव्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। देखिए कंक्रीट स्टार्टिंग में देखें हम फर्स्ट स्टेप में तो कंक्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपने जो सीखा है आप उसको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप बता देते हैं, सही से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, द लर्नर्स हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन द बिगनिंग, की शिक्षार्थी को शुरुआत में तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। जब हम बात करें ना कंकरेंट, तो स्टार्टिंग में तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ही शी व्यूज द एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ हिज हर प्रीवियस पर्सपेक्टिव, वह अपने इस अनुभव को अपने पिछले दृष्टिकोण के प्रकाश में देखता है, और आखिरी स्टेज पर आते आते वो अधिगम की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, उसको अपने शब्दों में वर्णन कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो ये तो इसके फीचर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम इस मॉडल की बात करें, दिस मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर सीनियर स्टूडेंट एज दे रिक्वायर मोर फील्ड एक्सपीरियंस, कि यह मॉडल वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उन्हें अधिक क्षेत्र अनुभव की आवश्यकता होती है। इन दिस गाइडेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर टीचर एक्सपर्ट्स, कि इसमें एक या उससे अधिक जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बच्चों को गाइडेंस मिलती है। और लर्नर्स क्रिएट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग और रिलेवेंट प्रीवियस नॉलेज, की शिक्षार्थी सभी प्रासंगिक पिछले ज्ञान को एकीकृत करके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है, पिछले ज्ञान को एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, मतलब फर्स्ट टाइप की जो नॉलेज है उसको सेकेंड स्टेप में यूज किया आपने, फर्स्ट सेकंड को थर्ड में कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को फिफ्थ में, और बाकी फिफ्थ है उसको सिक्स्थ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लर्नर्स क्रिएट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग और रिलेवेंट प्रीवियस नॉलेज। अब अगर हम इसकी अनुकूलता की बात करें, कंपेबिलिटी की बात करें, इट रीचेस ऑप्टिमल लर्निंग थ्रू सिक्वेंशियल स्टेप्स, कि यह अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से इष्टतम शिक्षण तक पहुंचता है। तो सिक्वेंशियल स्टेप्स मतलब स्टेप 1 2 3 4 5 करते 6 तक। तो यहाँ पर अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से इष्टतम शिक्षण तक पहुंचता है, ठीक है। इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, की यह शिक्षार्थियों को अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जब बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाता है तो बिल्कुल रूट लेवल से बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है। ईच स्टेज इज इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए इसका हर चरण महत्वपूर्ण है। इच स्टेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, की प्रत्येक चरण का विद्यार्थी के अधिगम के विकास में योगदान है। तो हम जान ही चुके हैं दिस मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर सीनियर स्कूल स्टूडेंट, कि यह मॉडल जो है जो वरिष्ठ विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो 11th 12th क्लासेस हैं, ठीक है, आगे कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें सुटेबल होती है। काइजर्स एम्फेसाइजेस फील्ड लर्निंग,
विच टिपिकली अकर्स एट द सीनियर स्कूल लेवल। की काइजर ने फील्ड लर्निंग पे जोर देती हैं, जो आमतौर पर जो वरिष्ठ विद्यालय स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रेनीज हु अंडरटेक इंटर्नशिप ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जैसे आप सब हैं स्कूल्स में जाएंगे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आप सबके लिए भी काफ़ी यूजफुल है, वहाँ पे आप फील्ड एक्सपीरियंस लेंगे। दिस मॉडल एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस के मॉडल अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। अब अगर हम अप्रेजल की बात करेंगे, तो अप्रेजल में हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो इफेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इससे क्या होता है, अलग अलग स्टेप से बच्चों को इफेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, जैसे हमने सेकेंड स्टेप की बात की कि बच्चा क्या है, रिफ्लेक्शन से भी सीखता है, चिंतन से भी सीखता है कि जो उसने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया उससे बच्चे ने क्या सीखा। एक्सपेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव की परिप्रेक्ष्य का विस्तार होता है कि बच्चा सीखता है, चीज़ों को समझता है, यूटिलाइज करता है, उसकी जो लर्निंग की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो बच्चे की बढ़ती है, बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उसको एक स्पष्ट ज्ञान होता है। तो इस तरह से उसकी जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं भिन्न भिन्न विचारों में मेल मिलाप। जैसे हमने बात की फोर स्टेप की हमने बात की, तो कई बार होता है कि जो फैक्चुअल नॉलेज होती है और जो हमारे पर्सनल नॉलेज नॉलेज होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसमें हम फिर एक कॉमन पॉइंट पे होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ डिमेरिट भी हैं, कुछ मेरिट भी हैं, ठीक है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है, हमारा जो फैक्चुअल जो हमने पढ़ा है वो अलग है। तो फिर इसमें क्या किया जाए, तो इसमें जो एक कॉमन चीज़ें हैं, जो दोनों में एक पॉजिटिव चीज़ है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि चलो, हमने जैसे फिलोसफी की बात की थी कि फिलोसफी कहती है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दी जाए, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें हम देखते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में है कि दोनों को मिलाकर सामंजस्य बनाकर ही चला जाए। डेवलपमेंट एट द कंसेप्चुअल लेवल, की वैचारिक स्तर पर विकास होता है। तो हम स्टार्टिंग में बात करना फर्स्ट स्टेप में कि बच्चा कंकरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बिना देखे, मतलब इस तरह की बच्चों की लर्निंग हो जाती है कि बच्चा चीजों को अपने वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन कर देता है कि उसने क्या सीखा है, उसने क्या समझा है, जो भी सीखा है उसके लिए क्यों यूजफुल है। सुटेबल फॉर मेच्योर लर्नर्स, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। लिमिटेशंस की बात करें, तो लिमिटेशन ये है कि डिफिकल्ट फॉर द एलिमेंट्री क्लासेस, की जो एलिमेंट्री क्लासेस है उसके लिए इतना उपयुक्त नहीं है। और दूसरी चीज़ है, फॉलो रिजिड प्रोसेस ऑफ सिक्स स्टेप, की सीखने के लिए आपको सिक्स स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हम देखते हैं ना कि हर बच्चे का अपना अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। तो बहुत बार बच्चा ये भी होता है कि यार, सीखने के लिए इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा क्या, इनको फॉलो किए बिना कोई सीख नहीं सकता, हमने तो इस तरह की चीजें फॉलो नहीं की, हम तो सीख गए। तो बहुत बार इस तरह के भी जो होता है, इसकी लिमिटेशंस होती है कि चलो, इन सिक्स स्टेप्स को ही फॉलो करना है अगर आपको सीखना है। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। इग्नोर द लर्नर सेंटर्डनेस, कि यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रितता को नजरअंदाज किया जाता है। कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि इग्नोरेंस द लर्नर सेंटर्डनेस, क्योंकि लर्नर सेंटर्डनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात की जाती है कि विद्यार्थियों के रुचि को ध्यान में रखकर, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है, जो इन सिक्स स्टेप्स पे फोकस किया गया है, कि उन स्टेप्स को ध्यान में रखकर ही बच्चों को पढ़ाया जाना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लर्नर्स, की शिक्षार्थियों से अवास्तविक अपेक्षाएं टीचर्स के द्वारा, ठीक है, चाहे हम काइजर्स की बात करते हैं, तो इस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि बच्चे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। और अगर इन सिक्स स्टेप्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने काइजर्स के इस मॉडल के बारे में जाना कि ये मॉडल क्या है, कौन से स्टेप्स हैं इसकी, क्या अप्रेजल की बात हमने की तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी तक हम बात कर चुके हैं, जान चुके हैं कौन के एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में, थ्योरी के बारे में। फिर हमने जाना काइसर के मॉडल के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ORID मॉडल के बारे में कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ORID मॉडल क्या है।
इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें की गई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द ORID मॉडल, की ORID मॉडल क्या है। फिर हम जानेंगे इसके स्टेप्स या इसके जो पिलर्स हैं उसकी बात करेंगे, और फिर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इसकी क्या कंपेटेबिलिटी है, और लास्ट में हम इसका अप्रेजल असेसमेंट या मूल्यांकन की हम बात करेंगे, और उसमें जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या लिमिटेशंस है। तो इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द ORID मॉडल। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभव जन्य अधिगम का एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। तो प्रभावी मॉडल कैसे है, क्यों है, अब धीरे धीरे जब आप सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और इस मॉडल को किसने डेवलप किया था? लॉरा स्पेंसर ने किया। कब किया? 1989 में किया। इट इज बेस्ड ऑन द कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी और मॉडल की कॉल्ब के जो अनुभव जन्य अधिगम मॉडल है, जो थ्योरी है, उसी पर ये आधारित है। और जब हम ORID की बात करते हैं ना, तो O फॉर ऑब्जेक्टिव, R फॉर रिफ्लेक्टिव, और I फॉर इंटरप्रिटेशनल, एंड D फॉर डिसीजनल, मतलब वस्तुनिष्ठ, चिंतनशील, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। तो इसकी फुल फॉर्म है ORID की। O मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, R मतलब रिफ्लेक्टिव, आई मतलब इंटरप्रिटेशनल, एंड डी मतलब डिसीजनल। तो अभी क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इट इज अ फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल, कि ये एक सुविधा प्रदाता आधारित मॉडल है। तो फैसिलिटेटर कौन हुआ? टीचर हुआ। तो टीचर पे आधारित मॉडल मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फैसिलिटेटर हु आस्क क्वेश्चन टू द लर्नर्स, कि यहाँ पर एक फैसिलिटेटर होता है, आप टीचर भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। कौन से क्वेश्चन पूछता है? कौन से क्वेश्चन पूछता है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। हमने ORID की बात की थी ना, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इंटरप्रिटेशनल एंड डिसीजनल। तो इनसे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, रिफ्लेक्टिव से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशनल से रिलेटेड एंड डिसीजनल, इससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, ताकि जान सके कि बच्चों का एक्सपीरियंस क्या रहा, उनकी लर्निंग क्या हुई, बच्चों ने कितना सीखा, वो बच्चों में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इट इज अ फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल, ये एक सुविधा प्रदाता आधारित मॉडल है। यहाँ पर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उनके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द मॉडल, कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत ज्यादा चर्चा होती है। किसके बीच में होती है? बच्चों के बीच में, और जो फैसिलिटेटर होता है, टीचर होता है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और इसी चर्चा के माध्यम से बच्चों की क्या लर्निंग है, उनके बच्चे ने कितना सीखा है, इन चीजों का पता कौन लगाता है? जो फैसिलिटेटर है, टीचर है, वो पता लगाता है। तो इन दिस लर्नर्स आर एबल टू डेवलप देयर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर। देखिए, फैसिलिटेटर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, बच्चों के बारे में जान रहा है, क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके आ रहा है कि बच्चों से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्लेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इंटरप्रिटेशनल रिलेटेड पूछेगा, डिसीजन रिलेटेड पूछेगा। तो टीचर क्या कर रहा है, फैसिलिटेटर क्या कर रहा है? क्वेश्चन पहले से तैयार करके आ रहा है, और बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक डिस्कशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे लर्नर्स आर एबल टू डेवलप देयर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर, कि इससे शिक्षार्थी अपनी सोच को तार्किक तरीके से विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि ये कैसा मॉडल है। एक फैसिलिटेटर बेस्ड मॉडल है, जिसमें टीचर्स पहले से तैयार किए हुए क्वेश्चन लाता है, वो बच्चों से पूछता है, क्लास में एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और उसी डिस्कशन के माध्यम से टीचर जो है बच्चे के बारे में जानता है। तो एट ईच स्टेज, each stage the facilitator ask question to the learners, की हर स्टेज पर। तो यहाँ पे कितने स्टेज हुए? 4 स्टेज हुए। पहला स्टेज क्या हो गया? ओ फॉर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा हो गया इंटरप्रिटेशनल रिलेटेड क्वेश्चन, और चौथा हो गया डिसीजनल रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 स्टेप है, ठीक है। तो एट ईच स्टेज द फैसिलिटेटर आस्क क्वेश्चन टू द लर्नर्स, की प्रत्येक चरण में जो फैसिलिटेटर होता है उसके द्वारा विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन आर प्लान इन एडवांस बाय द फैसिलिटेटर, की फैसिलिटेटर है ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्लास में आते ही पूछता है, पहले से क्वेश्चन तैयार करके लाता है। द लर्नर्स आंसर दोस क्वेश्चन, की शिक्षार्थी क्या करते हैं? उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर
टू दीज क्वेश्चन अ डिसीजन इज फाइनली रीच, कि इन सवालों के जवाब के आधार पर एक अंत निर्णय तक पहुंचा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, उनकी लर्निंग क्या रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है। The ORID model is a form of a structured कन्वर्जेशन लेड बाय अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या है, एक एक स्ट्रक्चर कन्वर्जेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो फैसिलिटेटर है कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार कर लाता है, क्लास में क्वेश्चन बच्चों से पूछता है और एक हेल्दी डिस्कशन होता है जिसके माध्यम से जो फैसिलिटेटर होता है वो बच्चों के बारे में जानता है, उनकी लर्निंग के, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानता है। तो दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड एज अ मीन टू एनालाइज फैक्ट्स एंड फीलिंग, कि सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की क्या नॉलेज है, उनके सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की क्या फीलिंग है, उसके बारे में फैसिलिटेटर जानता है। आस्क अबाउट इम्प्लीकेशन, की जो भी बच्चों ने सीखा है उससे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या सीखा, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो फैसिलिटेटर है, टीचर है, वो बच्चों के बारे में जानता है। तो इसका बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ क्वेश्चन आंसर, इसका बेस हुआ डिस्कशन। तो यहाँ पर आपको इस मॉडल के बारे में ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टेप्स की बात करें कि ORID मॉडल के क्या स्टेप्स हैं, तो देखिए फोर, इसके फोर स्टेप्स हैं, इसको आप फोर पिलर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला है ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। स्टार्टिंग जो होती है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं कि उनकी क्या स्टार्टिंग में क्या उनकी लर्निंग रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा विषय से रिलेटेड। सेकंड जो है रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील। थर्ड है इंटरप्रिटेशनल। और फोर्थ है डिसीजनल। तो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड डाटा दैट आर रिलेवेंट टू द टॉपिक, की वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उन तथ्यों और डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो विषय से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो टीचर्स पहले से तैयार करके लाता है और बच्चों से पूछता है। इन क्वेश्चन के माध्यम से वो जानता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें बच्चों का अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो द की क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट इट, कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, किसके बारे में, सब्जेक्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से टीचर है बच्चों से लेता है। तो अंडर दिस स्टेज लर्नर शेयर देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इस चरण के अंतर्गत जो शिक्षार्थी हैं विषय से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हैं। अगर हम अपने इंडियन कंस्ट्रक्ट में बात करें तो विषय से संबंधित मतलब बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, बच्चा सोशल साइंस पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड बच्चों की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सपीरियंस है, बच्चा जो है वो अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करता है, साझा करता है। और टीचर क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले से तैयार करके लाते हैं और बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता है। तो अंडर दिस एक्सपीरियंस दे माइट हैव परफॉर्म, ऑब्जर्व, हाउ एंड सीन, की इस अनुभव के तहत क्या क्या आ जाता है, जो उन्होंने क्लास में किया है, एक्टिविटी की है, जो उन्होंने क्लास में देखा है, जो क्लास में सुना है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसी बेस पर जो क्वेश्चन है तैयार किए जाते हैं। सेकेंड है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट में तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आता है कि चिंतनशील प्रश्न उन भावनाओं को उजागर करता है जो लोगों के मन में विषय के बारे में है, कि उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, उस विषय का एक्सपीरियंस क्या रहा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में हम जानते हैं, लेकिन उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो। कई बार आपसे पूछते हैं ना कि अच्छा बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कहते हो कि नहीं मुझे सोशल साइंस या साइंस यही सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप कहते हो कि नहीं मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है, मुझे हिंदी से बहुत डर लगता है, मुझे सोशल साइंस से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे की अपनी क्या फीलिंग है, अपने क्या विचार है। द फीलिंग ऑफ द लर्नर्स आर शेयर अंडर दिस स्टेज, की शिक्षार्थियों की भावनाओं को इस चरण के अंतर्गत साझा किया जाता है। प्रत्येक प्रतिभागी अपने अनुभव के बारे में अपनी सहज भावना को इस स्टेज में व्यक्त करता है। और कैसे व्यक्त करता है, इस आधार पर टीचर रिफ्लेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है तैयार करके लाते हैं और उसी वो क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और फिर बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के बारे में की जो फीलिंग है उसको बताता है। तो लर्नर्स फीलिंग रिलेटेड टू एक्सपीरियंस आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है,
हाउ डू यू फील अबाउट द टॉपिक, कि आप विषय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट वॉट यू एक्सपीरियंस, कि आपने जो अनुभव किया है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। और वॉट वॉज योर रिएक्शन व्हेन यू हैड दिस एक्सपीरियंस, कि जब आपको यह अनुभव हुआ तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। फिर थर्ड अगर स्टेज पे जाएं, इंटरप्रिटेशनल व्याख्यात्मक, तो ये क्या स्टेज है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज से जहाँ पे बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। सेकंड स्टेप में कि जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो बच्चों की फीलिंग के बारे में पूछा गया। और थर्ड अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशनल, तो यहाँ पर क्या है, व्याख्यात्मक प्रश्न विषय के विश्लेषण और मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हैं। इस चरण का उपयोग उद्देश्य पहला और चिंतनशील चरणों में जो सीखा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में बच्चों ने जो सीखा उसकी गहराई से खोज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, तो इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, की आपकी जो अनुभव का सबसे हिस्सा क्या रहा। मतलब यहाँ पर जब हम विश्लेषण कह रहे हैं, एनालिसिस की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके एक्सपीरियंस का बेस्ट पार्ट क्या रहा। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा। डू यू हैव अ न्यू सिचुएशन इन योर माइंड वेयर दिस एक्सपीरियंस में बी अप्लाइड, कि आपके मन में क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आप इसको लागू करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशनल है कि बच्चा क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, और उस अनुभव से उसने क्या सीखा है, इस चीज की बात की जा रही है इंटरप्रिटेशनल में, व्याख्यात्मक में। और अगर हम डिसीजनल की बात करते हैं, तो देखिए नाम से पता चला डिसीजन। तो पहले तीन चरणों में हुई चर्चा के आधार पर इस स्तर पर विद्यार्थी यह निर्णय लेने की स्थिति में होता है कि स्टार्टिंग की जो थ्री स्टेज है, ठीक है, उसका उपयोग अपने, उससे जो उसको नॉलेज हो रही है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसका उपयोग वो भविष्य में कैसे करेगा। मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड बच्चों का क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उससे उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की अपनी क्या फीलिंग है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से बच्चे ने क्या सीखा है। अब फोर्थ स्टेज में जब आते हैं, तो जो भी बच्चों ने सीखा है, जो समझा है, अब अपनी इस नॉलेज को किस तरह से फ्यूचर में बच्चा अप्लाई करेगा। तो एट दिस स्टेज द लर्नर्स इज एक्सपेक्टेड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, कि हाउ विल यू यूटिलाइज द एक्सपीरियंस गेन एट दिस स्टेज, की इस स्टेज पर जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ है अभी तक के थ्री जो स्टेप में, तो आप उस अनुभव का फ्यूचर में उपयोग कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम बात करें कैसा एक स्टेज है, डिसीजनल है। यहाँ पे बच्चा ये डिसीजन लेता है कि जो भी बच्चे ने सीखा है वो अब फ्यूचर में इसको किस तरह से अप्लाई करेगा। तो इस तरह से इसके जो फोर स्टेप्स हैं या फोर पिलर्स हैं उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं ORID मॉडल जो है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, कि इट इज बेस्ड ऑन कॉल्स थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग, की कॉल का जो अनुभव जन्य अधिगम जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। और O का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, R का मतलब रिफ्लेक्टिव हो गया, I का मतलब इंटरप्रिटेशनल एंड D का मतलब डिसीजनल हो गया। इट मूव्स फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस, की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप की बात करें, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि बच्चों को जो सब्जेक्ट के बारे में कंकरेंट एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, वहां से कंकरेंट एक्सपीरियंस से थिंकिंग, कंसेप्चुलाइजेशन एंड लास्ट में प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर डिसीजन। तो एक कंकरेंट एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है और लास्ट में प्लानिंग पे जाकर खत्म होता है। इट इनेबल्स अ लर्नर टू गेन मोर इन डेप्थ नॉलेज, की ये शिक्षार्थी को अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अधिक गहन ज्ञान कैसे बच्चा प्राप्त कर रहा है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में। पहले बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, उसके बारे में बच्चों की क्या भावनाएं हैं वो चीज़ पता चल रही हैं, फिर उन चीज़ों से बच्चा क्या सीखा और फिर लास्ट में उसको कैसे अप्लाई करेगा, उससे रिलेटेड किस तरह से प्लान करेगा, किस तरह से डिसीजन लेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को विषय के बारे में काफी गहन ज्ञान होता है। और इसके अलावा द लर्नर्स एंटर द नेक्स्ट स्टेज ओनली आफ्टर मास्टरिंग वन स्टेज, की बच्चा क्या करता है, एक चरण में महारत हासिल करने के बाद ही अगले चरण में पहुंचता है। फर्स्ट स्टेज है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है बच्चा उन सभी क्वेश्चन के आंसर दे देता है, ठीक है, तभी वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज में, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधा फोर्थ स्टेज में पहुंच गए। तो ईच स्टेप इज एसोसिएटेड विद सम क्वेश्चन, की प्रत्येक चरण में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चन को फैसिलिटेटर है बच्चों से पूछता है।
तो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इंडिकेट द लर्निंग लिमिट्स ऑफ द लर्नर, कि इन प्रश्नों के उत्तर शिक्षार्थी की अधिगम सीमा को दर्शाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों की क्या फीलिंग है, उस सब्जेक्ट से बच्चों ने क्या सीखा है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों की अपनी क्या प्लानिंग है। तो सारी जो ये लर्निंग की जो लिमिटेशंस हैं, जो लिमिट्स हैं, वो पता चलती है इन क्वेश्चन के थ्रू। एंड द टीचर मस्ट बी फेमिलियर विद द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर, की शिक्षक को शिक्षार्थी का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब टीचर को अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम इसके कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं, अनुकूलता की बात करते हैं, तो इट रीचेस ऑप्टिमम लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, की यह प्रश्नों और परिचर्चा के माध्यम से इष्टतम अधिगम तक पहुंचता है। इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, की अलग अलग स्टेजेस की हमने बात की, तो इन अलग अलग स्टेजेस से होकर बच्चा गुजरता है। कंकरेंट एक्सपीरियंस से लेकर लास्ट में डिसीजन मेकिंग तक, प्लानिंग तक जब बच्चा पहुंचता है, तो इससे क्या हो रहा है, यह शिक्षार्थियों को अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव स्पेस फॉर डायलॉग। इन दिस द लर्नर्स कैन शेयर हिज व्यू पॉइंट विदाउट एनी डायलेमा, बिना किसी दुविधा के अलग अलग स्टेज पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बच्चा बिना किसी दुविधा के जो भी अपनी उसकी फीलिंग है, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका आंसर देता है। और इट क्लेरिफाइज द फैक्ट एंड कंसेप्ट अंडरलाइंग द टॉपिक एट ईच स्टेज, की प्रत्येक चरण में विषय के अंतर्गत आने वाले तथ्यों और धारणाओं को स्पष्ट करता है। किसके माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से। इट मोटिवेट्स लर्नर टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली अबाउट द सब्जेक्ट, की यह शिक्षार्थियों को विषय के बारे में गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। बच्चा प्रेरित कैसे होता है, जब उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, कैसा सेफ माहौल दिया जाता है जहां पर बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात बोल सकता है, रख सकता है। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस, कि यह विकल्प और समाधान उत्पन्न करके रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देता है। और इस मॉडल की एक और बात है कि इसको छोटी क्लासेस में, जैसे हम डिस्कशंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसको छोटी क्लासेस में अप्लाई नहीं किया जा सकता, आमतौर पर इसको बड़ी क्लासेस में ही यूज किया जाता है। और अगर अप्रेजल की बात करें, तो इसमें अगर हम सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, तो इट डेवलप्स वेरियस एबिलिटीज ऑफ द माइंड। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों से, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशनल, डिसीजनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इट डेवलप्स वेरियस एबिलिटीज ऑफ द माइंड, कि मस्तिष्क की जो विभिन्न क्षमताएं हैं, सोचने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो जो ये क्षमताएं हैं उनका विकास होता है। इट डेवलप्स क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स, की इससे क्या है कि शिक्षार्थी की जो आलोचनात्मक जागरूकता है वो विकसित होती है। इट डेवलप्स द थिंकिंग ऑफ द लर्नर्स लॉजिकली, की शिक्षार्थियों की सोच को तार्किक रूप से विकसित करता है। और इट फोकसेस द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स ओनली ऑन द मेन सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट की तरफ जो बच्चों का जो एक अटेंशन है, ठीक है, शिक्षार्थियों का ध्यान मुख्य सब्जेक्ट की ओर केंद्रित करता है। और यहाँ पर जैसे हमको पता है कि हर स्टेज पर क्वेश्चंस होते हैं, टीचर वो क्वेश्चन बच्चों से पूछता है और बच्चों को उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, तो इस तरह से बच्चा एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर जाता है। और लिमिटेशंस की बात करें, तो इट इज अ रिजिड मॉडल। रिजिड मॉडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चों को सीखना है तो उसको हर स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इतने बंधन की, अगर सीखने में भी अगर बाउंड्री होगी तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां पर बोर होगा, इसको भी, बच्चों को भी ये चीज बोझिल लगेगी। तो इसलिए एक रिजिड मॉडल है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, की सभी लर्नर्स के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, और इसमें टाइम बहुत लगता है। और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटीज के, देखिए अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है, टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग देना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम अपने कंटेक्स्ट में देखें तो इस चीज़ को लागू करना, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि एक एक क्लास में हम देखते हैं कि बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, तो वहाँ पर लागू करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसके लिमिटेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हमने ORID मॉडल की बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्लेटन्स डील मॉडल। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये डील मॉडल क्या है और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये डील मॉडल है क्या, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, और लास्ट में हम इसके अप्रेजल की बात करेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डील मॉडल। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभवजन्य अधिगम का एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। अब इस मॉडल को डेवलप किसने किया? तो इस मॉडल को डेवलप 2009 में डॉक्टर पैटी क्लेटन और सारा एस ने इसको डेवलप किया। कब किया? 2009 में। तो जब हम डील की बात करते हैं ना, तो डील का मतलब क्या होता है? डी फॉर डिस्क्राइब, ई फॉर एग्जामिन, एंड ए एल का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट लर्निंग, मतलब वर्णन करना, जांच करना और स्पष्ट अधिगम। तो ये क्या हुआ? डील की फुल फॉर्म हुई। अंडर दिस मॉडल स्टूडेंट बिगिन लर्निंग बाय हैविंग कंकरेंट एक्सपीरियंस। की इस मॉडल के तहत बच्चे कैसे सीखते हैं? कंकरेंट एक्सपीरियंस। जैसे हम देखते हैं बच्चे क्लास में, क्या है कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा उसको देख रहा है और बच्चा खुद से भी चीजों को कर रहा है। तो सबसे पहले क्या काम होता है बच्चों का? कंक्रीट एक्सपीरियंस लेना, मूर्त अनुभव लेना। सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में बच्चा क्या करता है? कंक्रीट एक्सपीरियंस लेता है, या तो सुनता है, देखता है, या तो पार्टिसिपेट करता है। और दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, कि उससे अपेक्षा की जाती है कि उसने जो सीखा है उसका वर्णन करे। चलो तुमने सीख तो लिया है, लेकिन सीखा क्या है इसके बारे में भी तुम बताओ। और उसके बाद देन दे चेक देयर लर्निंग आउटकम, और उसके बाद बच्चा ये भी चेक करता है कि उसने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है कहाँ तक उसको सीखा है, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस कितना हुआ है। तो इस चीज की बच्चा फिर क्या करता है? जांच करता है। तो देखिए सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? करंट एक्सपीरियंस ले रहा है, लर्निंग अनुभव ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो इस चीज की जांच कर रहा है, इस चीज का वर्णन कर रहा है कि उसने कितना सीख लिया है। जो सीखा है उसको बताना होगा। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें, आर्टिकुलेट लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम स्पष्ट लर्निंग की बात करते हैं तो एट द एंड दे कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली डिक्लेयर what and how they learned and the given topic, how useful they found it and how they will use it for further learning। की लास्ट में देखिए जब हम जो चीजें सीखते हैं, ठीक है, हमने चीजों को सीख लिया, हमने इस चीज की भी जांच कर ली कि हाँ हमने जो चीजें सीखी है हमने उसको पूरा सीख लिया। तो इससे क्या होता है? हमारे में आत्मविश्वास आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम एक चीज देखते हैं कि हमने कितने अच्छे से सीखा है और जो चीजें हमने सीख ली है उसको हम फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा? आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे होंगे और फिर आप साथ के साथ इस चीज़ की भी जांच करते हैं कि आपने कितना सीख लिया। और जब आप बीएड कर लेंगे तो आप उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि अब मैं इस डिग्री को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज करूँ। तो यहाँ पर भी हम डील मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्क्राइब की जो बात करें तो डिस्क्राइब में क्या है कि बच्चा इस चीज़ का वर्णन करेगा कि उसने कितना सीख लिया है। सबसे पहले लर्निंग एक्सपीरियंस लेगा, फिर इस चीज को बताएगा कि उसने उसने कितना सीखा है, और फिर क्या होता है? एग्जामिन, बच्चा इस चीज की जांच करता है। और लास्ट में आर्टिकुलेट लर्निंग की, उसने कितना सीखा है, उसको कितना पता चला है एक्चुअल में, और जो उसकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको फ्यूचर में किस तरह से बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो अभी तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। डी फॉर डिस्क्राइब, ई फॉर एग्जामिन, एंड ए एल आर्टिकुलेट लर्निंग। तो सबसे पहले ये भी एक स्टेप में चलता है। सबसे पहले जो भी बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है, डिस्क्राइब करता है कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना सीखा है, और इस चीज को एग्जामिन करता है, जांच करता है कि उसने कितना सीख लिया है। और लास्ट में आर्टिकुलेट लर्निंग, स्पष्ट अधिगम। स्पष्ट अधिगम मतलब एक्चुअल में बच्चे ने कितना सीखा है और इस सीखी हुई चीज को फ्यूचर में कैसे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले अगर डिस्क्राइब की बात करें, इन दिस स्टेज दे
दे आर आस्क अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, की इस चरण में उनके जो अधिगम अनुभव है उसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कब कहाँ कैसे सीखा है। दे आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हेन व्हाट वेयर एंड हाउ दे लर्न, दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने जो सीखा है उसका वर्णन करें, आप बताएं कि आपने क्या सीखा है। और जब एग्जामिन की बात करते हैं तो इन दिस स्टेज स्टूडेंट एग्जामिन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, कि इस चरण में विद्यार्थी का जो अधिगम अनुभव है उसकी जांच की जाती है। दे एग्जामिन हाउ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेट टू द कोर्स ऑब्जेक्टिव, की वह जांच करते हैं कि उनका जो अधिगम अनुभव है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से कैसे जुड़ा हुआ है, जो पाठ्यक्रम के जो सिलेबस है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपने सीखा है कि नहीं। जैसे बीएड में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो यूनिट स्टार्ट होने से पहले कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो लास्ट में जब आपका पेपर होता है तो उन पेपर से ही तो पता चलता है कि आपकी जो लर्निंग रही है उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रही है कि नहीं। जो चीजें सिखाना था, जिस चीज को सिखाने के लिए वो करिकुलम बनाया गया था, वो सिलेबस बनाया गया था, क्या आपने उन चीजों को सीखा कि नहीं। तो कैसे पता चलता है, एग्जामिन होता है। तो यहाँ पर बच्चा खुद को एग्जामिन करता है कि हाँ उसने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है तो उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कितना ठीक रहा है, उसने कितनी चीजों को सीख लिया है। तो दे चेक हाउ मच दे हैव लर्न, की वह जांच करते हैं कि उन्होंने कितना सीख लिया है। अब कितना सीख लिया इस चीज की जांच हो गई, तो फिर रिजल्ट में क्या आएगा कि उनकी एक्चुअल लर्निंग क्या है। तो इस चरण में जब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं तो इस चरण में शिक्षार्थी अपने वास्तविक अधिगम का पता लगाते हैं। इन दिस स्टेज लर्नर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर एक्चुअल लर्निंग, दे आंसर दिस क्वेश्चन, की उनकी इस स्टेज में वो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट डिड दे लर्न, व्हाट इज करेंटली मिसिंग इन माई लर्निंग, कि मैंने क्या सीखा है और अभी तक मेरी लर्निंग में क्या मिसिंग है, क्या गैप रह गया और मैं उस गैप को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, और अभी तक जो मेरी लर्निंग है इसको मैं फ्यूचर में किस तरह से इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर डील आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्राइब एग्जामिन एंड आर्टिकुलेट लर्निंग, की स्पष्ट अधिगम की एक्चुअल में कितना सीखा है और आप अपनी अधिगम को अपनी लर्निंग को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो डील यहाँ पर मतलब समझ में आ गया आपको। डिस्क्राइब एग्जामिन एंड आर्टिकुलेट लर्निंग, अंडर दिस मॉडल स्टूडेंट बिगिन लर्निंग बाय हैविंग अ कंकरेंट एक्सपीरियंस, की मूर्त अनुभव के आधार पर बच्चा यहाँ पे सीखना शुरू करता है और उनसे अपेक्षा की जाती कि उन्होंने जो सीखा है उसका वर्णन करें। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैव लर्न, देन दे चेक देयर लर्निंग आउटकम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, की फिर जो उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है उसके आधार पर अपने परिणामों की जांच करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। और लास्ट में हम बात करें, दे डिस्कवर देयर एक्चुअल लर्निंग, कि वो अपने एक्चुअल लर्निंग का पता लगाते हैं और इस चीज को डिसाइड करते हैं कि अपने फ्यूचर में इस लर्निंग को किस तरह से यूज करेंगे। तो ये क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए। और अगर इसके कंपेटिबिलिटी की हम बात करें, इसके अनुकूलता की बात करें, तो इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि यह शिक्षार्थियों के अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो आपको तो पता चल गया होगा कैसे सक्षम बनाता है। पहले बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा है, फिर उसको वर्णन कर रहा है, फिर उसका एग्जामिन कर रहा है कि उसने एक्चुअल में कितना सीखा है, और लास्ट में कि उसको फ्यूचर में किस तरह से अप्लाई कर सकता है। तो ईच स्टेज टेल अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, की प्रत्येक चरण विद्यार्थी के अधिगम अनुभव के बारे में बताता है। इट मोटिवेट्स लर्नर टू थिंक अबाउट देयर लर्निंग, के विद्यार्थियों को अपने अधिगम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो मॉडल है बाकी मॉडल्स की तरह हम देखते हैं कि ये जूनियर क्लासेस नहीं, जो सीनियर क्लासेस है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। और अगर इसके अप्रेजल की बात करें, इसके मूल्यांकन की बात करें, तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो लर्नर्स लर्न इफेक्टिवली, दे वेरीफाई देयर एजुकेशन, ठीक है। वे अपनी लर्निंग जो है दे वेरीफाई देयर एजुकेशन की जगह आप यहाँ पे क्या डालेंगे, लर्निंग, कि वे अपनी शिक्षा को यहाँ पे सत्यापित करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जामिन के थ्रू करते हैं, ताकि इससे तो उनको पता चलता है पहले लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा ले रहा है, फिर उसको एग्जामिन कर रहा है कि हाँ उसका एक्चुअल में क्या लर्निंग रहा है।
दे आर एबल टू डेवलप देयर क्रिटिकल अवेयरनेस, कि वे अपनी आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करने में सक्षम होते हैं, अवेयर होते हैं यहाँ पे बच्चा। दे कैन अप्लाई देयर लर्निंग टू न्यू सिचुएशन, कि वे अपनी सीख को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, दिस लर्निंग इज परमानेंट, कि ये सीख जो होती है बच्चों की स्थायी होती है। और अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, की सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। एंड इट इज़ नॉट मच यूज फॉर जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लासेस के लिए इतना उपयोगी नहीं है और इसमें भी टाइम लगता है। तो ये इसकी हो गई लिमिटेशंस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि डील मॉडल क्या है। और आई होप कि ये वीडियो जो है आपको इजी लगी होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इजी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी ये वीडियो लगी, कैसी ये क्लास लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी तक हम कॉल्ब की थ्योरी पर बात कर चुके हैं, काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में भी जान चुके हैं, ORID मॉडल पर भी बात कर चुके हैं, और हमने डील मॉडल के बारे में भी जान लिया, समझ लिया। और आज की इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम बात करने वाले हैं कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, कि कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन सभी पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज CBELM मॉडल। CBELM मतलब क्या है, कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। इसके क्या स्टेप्स या प्रोसेस हैं, फिर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, इसके कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे, और लास्ट में अप्रेजल में, मूल्यांकन में हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि CBELM मॉडल, कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल क्या है। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अनुभव जन अधिगम का ये भी एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। It is a learning model that provides learner with a need-based experience so that they can learn the desired content effectively, कि एक ऐसा अधिगम मॉडल है जो शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकता आधारित अनुभव प्रदान करता है ताकि वे इच्छित सामग्री को प्रभावी ढंग से सीख सकें। तो देखिए, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देता है, बच्चों को जिस तरह से नीड है। हम देखते हैं ना कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड होती है, सीखने का अलग अलग तरीका होता है। तो इस मॉडल में बात की जाती है कि बच्चों का जिस तरह से उनका नीड है, अधिगम की लर्निंग की नीड है, उसकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाए। इन दिस मॉडल द एम्फेसिस इज ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसा हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बात की थी, तो जब हम बात करते हैं CBELM मॉडल की, इस मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, या तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले, लर्निंग बाय डूइंग, या तो क्लास में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इन तरीकों से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो देखिए इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है टू असेस द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर। तो देखिए, क्लास में जब बच्चा आता है और आप क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा ही आप अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दें। आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले एक आप इसको जांच करिए कि आप जो भी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज कितना है, उनके जो बैकग्राउंड नॉलेज है क्या है, इस चीज का भी आपको पता लगाना है, ताकि आप उस चीज को ध्यान में रखकर ही बच्चों को लर्निंग जो एक्सपीरियंस है आप उनको प्रोवाइड कर सको। क्योंकि आप अगर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अगर उसका जो बेसिक ही है बच्चों का क्लियर ना हो, उसके बारे में बच्चों को कोई प्रीवियस नॉलेज ना हो, तो फिर क्या होगा, आप जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों का जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको एसेस
किया जाए। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आप बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हो तो आप उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है किस तरह से चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछोगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन पूछोगे कि आपके घर में कौन कौन सा मतलब खाना बनता है, क्या क्या बनता है खाने की चीज़ें, रोटी है किससे बनती है, और आटा है किससे बनता है, ये कहाँ से आता है, सब्जी है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, इसको कौन बनाता है। तो इस तरह से आप जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि टू असेस द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर, की शिक्षार्थी के पृष्ठभूमि के ज्ञान का मूल्यांकन करना, और इस चीज को असेस करके फिर उस उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना। सेकेंड स्टेप क्या है? टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू अप्रोप्रिएट सोर्सेज, की उपयुक्त सोर्सेज द्वारा अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो देखिए सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करें कि हम बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी दे रहे कि आप खुद से करके सीखो, हम उनको कोई एक्टिविटीज दे दें, या हम ये भी कर सकते हैं क्लास में, चाहे हम डिस्कशन की बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्लास के अंदर रोल प्ले की हम बात करें, तो अलग अलग तरीके हैं। बच्चों की जैसी नीड है उन चीजों को ध्यान में रखकर आप रिसोर्सेज को चुनिए और उनके हिसाब से बच्चों को क्या किए, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है द लर्नर्स गेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की शिक्षार्थी अनुभव जन अधिगम प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करेगा? जैसे हमने बात की कि अलग अलग सोर्सेज हैं, तो दो ही तरीके से बच्चा प्राप्त करेगा। या तो बच्चा खुद करेगा, जैसे हम देखते हैं साइंस की बात करते हैं तो लैब में अगर देखें तो बच्चा वहाँ पे खुद से करके सीखता है। लेकिन जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है वहाँ पे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ताकि बच्चा जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है क्लास में उसमें पार्टिसिपेट करे, और जो भी अपनी नॉलेज है, अपने विचार है वो सामने रखे, उसको क्या समझ में आ रहा है उस चीज़ को बताए। तो या तो लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, या तो क्लास में उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। तो इस तरह से लर्नर्स गेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, के बच्चे इस तरह से जो अनुभव जन्य अधिगम है उसको प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या करना है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, इस चीज़ को एसेस करना है, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो सोर्सेज है, साथ ही साथ कंटेंट। मान लो आप जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हर चैप्टर को आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, हर चैप्टर को आप रोल प्ले के थ्रू नहीं करवा सकते, हर चैप्टर पे हम डिस्कशन नहीं करवा सकते। तो इसलिए इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हम किन तरीकों से, क्या अप्रोप्रिएट सोर्स है जिसके माध्यम से बच्चों को जो नॉलेज या एक्सपीरियंस नॉलेज है वो दी जा सके। फिर क्लास में किस तरह से एक्टिविटी कराई जाए कि बच्चों का जो है पूरा पार्टिसिपेशन हो, बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट की हम बात करें, चलो बच्चे ने लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो ले लिया, अब उस चीज़ को रिव्यू करना है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है। तो फोर्थ स्टेप में आकर टू रिव्यू लर्निंग एक्सपीरियंस की अधिगम अनुभव की समीक्षा करना। और लास्ट स्टेप क्या आता है कि अप्लाइंग लर्निंग टू न्यू सिचुएशन, कि अब बच्चे ने सीख लिया, एक टॉपिक सीख लिया, एक चैप्टर सीख लिया, अब एक जो उसकी नॉलेज हुई है आगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यूज करना है ताकि उसको भी अच्छे से बच्चा सीख सके। तो टोटल कितना स्टेप हुआ? इसके 5 स्टेप्स है, इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स या विशेषताएं क्या हैं? दिस मॉडल हैज 5 स्टेज, जिससे आपको पता चल गया। इच स्टेज मेक्स लर्निंग मोर मेच्योर, कि प्रत्येक चरण अधिगम को और अधिक परिपक्व बनाता है। बच्चों का सबसे पहले चेक करना कि उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है क्या है, उसके हिसाब से बच्चों को जो सोर्सेस हैं कि किन किन सोर्सेस से बच्चों को सिखाया जाए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना, उसको रिव्यू करना, और जो भी बच्चों की नॉलेज है उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करना। तो ईच स्टेज मेक्स लर्निंग मोर मेच्योर, कि प्रत्येक चरण अधिगम को और अधिक परिपक्व बनाता है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट, कि यह विद्यालय के सभी विषयों के लिए उपयुक्त है। इट डेवलप्स द कंसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ द लर्नर, की यह शिक्षार्थी की जो वैचारिक क्षमता है, जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करता है। और अगर हम इसके कंपेटेबिलिटी की बात करें, अनुकूलता की बात करें, तो द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द कंटेंट टू बी कम्युनिकेटेड, की अधिगम अनुभव संप्रेषित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टेप्स में भी हमने बात की थी
कि हर चैप्टर को आप जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम देख रहे हैं कि या तो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो या तो क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वही अलग अलग तरीके हैं ताकि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सके। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हो और साइंस में सारे के सारे चैप्टर आप बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू ही पढ़ा दो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखना है, कंटेंट देखना है आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से बच्चों को इन कंटेंट के बेस पर किस तरह से उनको लर्निंग जो एक्सपीरियंस है दिया जाए। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, चाहे लैब वर्क हो गया या क्लास में डिस्कशन कराया जाए, क्लास में क्वेश्चन आंसर कराया जाए, रोल प्ले कराया जाए। तो सबसे पहले कंटेंट देखना है, नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो सोर्सेस है, उसको डिसाइड किया जाए। The learning experience should be provided only after ensuring that the learner has entry level knowledge, कि जब आप बच्चों का बैकग्राउंड नॉलेज चेक कर लो उसके हिसाब से फिर आप बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दो। क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा ना कि बच्चा है उसका वो उसका लेवल क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप इस चीज डिसाइड कर सकते हो कि उसको किस तरह से एक्टिविटी करानी है, किस तरह से क्लास में इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है। द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एक अच्छी चीज है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहता है। अलग अलग तरीकों से, तरीके क्या हो वो टीचर क्लास में डिसाइड करता है, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, कंटेंट को ध्यान में रखकर। लेकिन एक चीज कॉमन है कि करना बच्चों को ही है। द टीचर प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर इन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की टीचर का काम क्या है, जैसे हमने बार बार बात करें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर का काम क्या है, एक सूत्रधार का है, एक सुविधा प्रदाता का है, एक फैसिलिटेटर का है, जिसका काम बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। दिस मॉडल इंश्योर लर्निंग विद कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, की यह मॉडल सतत मूल्यांकन के साथ सीखना सुनिश्चित करता है कि जो चीजें सिखाई जाए साथ के साथ उसका रिव्यू किया जाए, समीक्षा किया जाए, इवेल्युएट किया जाए कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसको आया कि नहीं आया। एन एटमोसफियर ऑफ कोऑपरेशन प्रिवेलेंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इस तरह का अधिगम माहौल हो जहाँ पर सभी जो बच्चे हैं एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद से चीज़ों को सीखें। फिर अगर हम इसके अप्रेजल की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो सेल्फ एजुकेशन हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस अंडर दिस मॉडल, की इस मॉडल के अंतर्गत स्व शिक्षा को महत्व दिया जाता है। तो जहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें वहाँ पर सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा, सेल्फ लर्निंग, ये चीज़ अपने आप आ जाती है। अधिगम अनुभव संप्रेक्षित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार दिया जाए, जैसे हमने बात कर चुके हैं कि जो भी कंटेंट है उसके नेचर को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। और देयर इज द प्रॉपर प्रोविजन ऑफ फीडबैक इन दिस मॉडल, की इस मॉडल में फीडबैक को उचित स्थान मतलब फीडबैक का उचित प्रावधान है। दिस मॉडल कंटेन्स इन एन इन बिल्ट क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, की इस मॉडल में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की अंतर्निहित गुणवत्ता शामिल है। तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब बच्चों का सही प्रकार से सही तरीके से इवैल्यूएशन करना है ताकि बच्चों का जो एक लर्निंग लेवल है वो पता चल सके, उसके हिसाब से उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। और अगर हम लास्ट में यहाँ पर चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो सबसे पहले देखिए जब इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि रिसोर्सेज भी होना चाहिए। इस तरह के स्कूल्स में, कॉलेजेस में रिसोर्स सेंटर होना चाहिए जहाँ जहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें जो है सीखने की, समझने की, वो सारी चीज़ें बच्चों को एक जगह पे अवेलेबल हो सके। इसके अलावा जो लैब्स हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट रूम्स हैं उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड वो वहाँ पर लगाई जाए। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग टीचर इनटू फैसिलिटेटर, की शिक्षकों को सुविधा प्रदाता के रूप में परिवर्तित करना, जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ाए नहीं बल्कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पर बच्चे खुद से सीखें। और टू इक्विप टीचर विद द मेथड एंड मींस ऑफ इम्पार्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की टीचर को इस तरह से इक्विप करना है, इस तरह से उनको लेस करना है ताकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो अलग अलग जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं,
ठीक है, उन सब के बारे में टीचर को पता चले और उसको ये पता रहे कि क्लास में किस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जानी है। तो टीचर्स को पूरी तरीके से क्या करना है, अवेयर करना है। स्ट्रेंथिंग टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो टीचर ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी मजबूत करना है, ताकि वो भी जो टीचर ट्रेनिंग्स हों उनको इस तरह से चीज़ों को बता सके, सिखा सके, समझा सके, ताकि जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं वो भी स्कूल्स में जाकर इस तरह की जो जब टीचर ट्रेनिंग्स अवेयर रहेंगे तभी तो जाकर इन चीज़ों का यूज करेंगे। तो जनरेट पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्टूडेंट की विद्यार्थियों में अनुभवजन्य अधिगम के प्रति सकारात्मक मानसिकता उत्पन्न करना है, ताकि बच्चा इसको बोझ ना समझे बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे खुद से करके सीखने की। तो आज के इस वीडियो में हमने कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में जाना कि ये मॉडल क्या है, इसकी स्टेप्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत